तो कल अनीता दीदी जी ने रखा ही था अपना शेयरिंग पूरा चेतना विकास मूल्य शिक्षा पे। उस पर वो कुछ उसकी फिनिशिंग, हाँ कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसकी फिनिशिंग टचेस। दीदी जी आप आ जाइए। नमस्ते। कल हमारी जितनी बात हुई थी उसमें थोड़ा सा भाग जो शेष रह गया था उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सुचित्रा बहन जी आ चुकी है तो आज आप लोग का फिर मैथ्स का होगा, है ना। तो क्या वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अपने पास आगे टाइम नहीं है, नहीं तो है ना, क्योंकि इसके बाद आप लोग को आज समृद्धि भी जाना है। तो कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। फिर डिटेल के लिए अपन ऑनलाइन भी अवेलेबल है ना। ठीक है ना। कल एक सूत्र पे हम बात कर रहे थे कि दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का को जोड़ना, है ना। उस पर एक बैकग्राउंड पूरा कि एक टीचर के पीछे की समझ की मानसिकता क्या होगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा एकदम रिवाइज कर देती हूँ मैं कि हमारी जो बात हुई थी उस समय वो बोर्ड से मिट चुका है। मतलब यदि हमको चेतना विकास मूल्य शिक्षा देना है तो एक्चुअल में मूल्य क्या है ये बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है ना। मूल्य यदि क्लियर नहीं है तो चेतना विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मूल्य के लिए जो अपन बात किए थे कि जो एक इंद्रिय गोचर दृष्टि होती है हमारी, जो हम आँखों से देखते हैं, तो आँखों से देखते हैं, दर्शन उसी को बोलते हैं। लेकिन समझ में कैसे आता है? क्रिया से, है ना। मतलब कोई भी वस्तु हमको क्रिया से समझ में आती है। ये बात हमको भी क्लियर नहीं थी, शायद इसीलिए हमारी दृष्टि आधी अधूरी थी, है ना। तो जो इंद्रिय गोचर दृष्टि है उससे हमको रूप दिखता है, आकार दिखता है ना। आयतन इंद्रिय गोचर दृष्टि में नहीं आता है, ठीक है। गणित से आयतन का पता चलता है और गुण पूरा पता नहीं चलता है, ठीक है। कल जो बात हुई थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। गुण पूरा पता नहीं चलता है, मतलब सम विषम पता चलता है, मध्यस्थ पता नहीं चलता है ना। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का जो सबसे बड़ा प्रतिपादन है, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ की पहचान, है ना। तो सम विषम का मतलब इतना ही था कि सम मतलब किसी चीज़ का उद्भव, है ना, और विभव बने रहना, और प्रलय जिसको विरचना भी अपन बोलते हैं। तो ये जो बने रहने वाला भाग है वही उपयोगिता वाला भाग है ना। जैसे हम बड़े हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उस समय हम उतने उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय हम अपनी जिम्मेदारी समझदारी को बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं ना दीक्षांत, अपना घोषणा करना कि अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मैं परिवार चलाने के लायक हूँ, अब मैं समाज के प्रति जिम्मेदारी लेने के लायक हूँ, वो उम्र हमारी होती है 25 से 50, 55, 60 तक की, जब हम अपने पूरे शारीरिक ताकत के साथ, क्योंकि बिना शरीर के साथ आप अपनी योजनाओं को सफल नहीं कर सकते, तो वो हमारी उपयोगिता का समय है ना। फिर शरीर विरचित होने लगता है तो योजना होती है, लेकिन हम किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मध्यस्थ की पहचान है ये ज्ञान गोचर दृष्टि से होती है ना। तो ये समझ अगर हमारे में नहीं होगी तो हम बच्चों में मूल्य शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा दर्शन ना कारणात्मक भाषा से लिखा गया है, ठीक है ना। तो गणित से गुण में सम विषम की पहचान होती है, मध्यस्थ की पहचान नहीं होती है। कारणात्मक भाषा से मध्यस्थ की पहचान होती है ना। मध्यस्थ का मतलब है कि हर वस्तु के होने रहने का कोई पर्पज है, कोई कारण है ना। तो उस कारण को मैं इंगित करा पाऊँ, है ना, तभी हम बच्चे को सत्य बोध तक पहुंचाएंगे। जो वो सत्य वक्ता है उसको सत्य बोध तक तभी हम पहुंचा पाएंगे जब मेरे को कारणात्मक, है ना, भाषा से बात को रखने का अभ्यास होगा या समझ होगी। तो यहाँ जाकर परंपरा की वो चीज़ हटती है कि सत्य को बोला नहीं जा सकता, है ना। सत्य को बोला जा सकता है, पर उसके लिए बहुत अर्थपूर्ण सार्थक भाषा का होना बहुत जरूरी है, जिसकी एकदम स्पष्ट परिभाषा भी हो, है ना। तो भाषा और फिर परिभाषा के द्वारा हम सत्य को संप्रेषित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम मध्यस्थ दर्शन
सहअस्तित्व में हुआ है, और इसीलिए शायद चेतना विकास मूल्य शिक्षा 3 साल के बच्चे से हम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी कल हुई थी। और फिर ये हुई थी कि ये जो व्यवस्था है आज भी हम इसी में जी रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा कुछ है नहीं जीना। अभी भी वही 5 योजनाएं हैं, परिवार है, समाज है, मानव है, और ये सारी व्यवस्था है ना। अब कई बार ये आ ही जाता है कि भाई बाकी सब चीज़ व्यवस्थित है तो मानव क्यों व्यवस्थित नहीं है। तो कल हम लोग ये भी बात किए कि अस्तित्व में तो व्यवस्था ही है ना, पर चूंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ था तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई थी कि मानव भी अपनी मानवीयता की संस्कार बीज लेकर पैदा होता है। ये चीज़ मेरे को लगता है मैं भी और आप सब भी पहली बार ही इस बात को सुने होंगे, है ना, कि बच्चा न्याय का याचक होता है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है और सत्यवक्ता होता है। तो ये जो 3 मूल प्रवृत्तियां हैं ये हर मानव संतान जन्म के साथ अपने लेके आता है, और उस पर अब हम सब शोध कर ही रहे हैं, सर्वे कर ही रहे हैं। मतलब 14 साल हो गया, आज हर बच्चे को देखते हैं तो अब ये स्पष्ट दिखने लग गया है कि हाँ ये तो बात सही है ना। तो अब हमको क्या करना है कि उसको न्याय प्रदाय योग्यता तक पहुंचाना है, पात्रता विकसित करना है, सही कार्य व्यवहार और सत्यबोध। तो इसके लिए 3 साल के बच्चे से, है ना, तो बाबा जी ने जो मार्गदर्शन दिया, सबसे पहले बच्चा माँ से जुड़ता है ना। जैसे आप अगर कोई भी अध्ययन किए होंगे तो है कि सबसे पहला जीवन अभ्युदय के अर्थ में शरीर के साथ अपने संबंध को पहचानता है। जीवन तो अभ्युदय के अर्थ में शरीर के साथ, है ना, सहअस्तित्व को पहचानता है, फिर माता के साथ, पिता के साथ। तो इसमें भी क्रम है ना। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली हर संबंध को समझाते जाएंगे और बच्चा समझ जाएगा, नहीं समझेगा, है ना। तो नर्सरी 3 साल का बच्चा जब आता है तो उसके साथ आप सिर्फ माँ के बारे में बात करो। तो क्या बात करो, क्योंकि हमको उसको रूप आकार से परे लेके जाना है, तो हमको क्रियाओं पर बात करना होगा, है ना, कि माँ क्या क्या करती है। बच्चा वो देख सकता है, अभी वो माँ को समझ नहीं सकता, पर माँ क्या करती है ये वो देख सकता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि शिक्षा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगी। कई बार हमारे अंदर ये आ जाता है, बच्चे को ये भी समझा दो, ये भी समझा दो, ये भी समझा दो। तो समझाना नहीं होगा छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे समझते नहीं हैं, है ना, वो लोग सीखते पहले हैं चीज़ों को। तो अनुकरण अनुसरण इसीलिए बोला जाता है कि आप जो करोगे वो करेंगे, आप संबोधन करोगे वो भी करेंगे। तो क्रिया को बताने के लिए 1 साल तक हमको समय दिए थे बाबा जी कि साल भर माँ से मत हटना, है ना। ये बात आप लोग के अंदर इतनी स्थिर हो जाए कि आप भले अभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन आप कभी भी खेलने के समय अगर हमारे अंदर है कि मेरे को मानव तैयार करना है, तो हम क्लासरूम के अलावा भी हमारे पास बहुत टाइम होता है। बच्चे के लंच टाइम में उनके साथ बैठ सकते हैं, है ना, खेलने के समय उनके साथ बात कर सकते हैं। अरे वाह, आपका टिफ़िन कौन बनाया, है ना, ये कैसे मम्मा सोची कि आपको भिंडी पसंद है, आपको कौन नहलाया, है ना। तो माँ की सारी क्रियाओं को बच्चों के साथ बार बार बोलना है। एक समय के बाद उसकी दृष्टि ओपन होने लगती है माँ को देखने की। तो एक होता है कि हम सिर्फ माँ को देख रहे हैं रूप के आधार पर कि ये मेरी माँ है, पर जब हम क्रियाओं को बताते हैं तो अब बच्चा माँ क्या करती है ये देखने लग जाता है। और धीरे धीरे जब बच्चे को हम ये बताते हैं कि भाई भिंडी की सब्जी क्यों दी माँ, वो मेरे को पसंद है ना, ओ तो माँ सोची ये बात, है ना। तो क्या हुआ, धीरे से हम माँ सोचती है, यहाँ हम बच्चे का ध्यान दिला रहे हैं, भले टिफ़िन के माध्यम से दिला रहे हैं, है ना, चाहे उसकी किसी भी प्रिय वस्तु के माध्यम से दिला रहे हैं, माँ सोचती है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा ना माँ क्या कर रही है, माँ क्या सोचती है, इस तरफ चले जाते हैं हम। तो सही मायने में यथार्थता जो बोलते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म, अगर ये सारी चीज़ों का पता चलता है तो एक्चुअल में हम किसी को पहचानते हैं, तब हम निर्वाह कर पाएंगे, है ना। तो इसमें समय लगता है, साल भर लगा। और एक बात और ध्यान आकर्षण है जो हम लोग का ध्यान दिलाए बाबा जी, हमको लगा हम सब हमेशा यही सोचते थे 1 साल तक क्या माँ के बारे में बताएंगे, है ना, तो चलो चाची ताई दादी सबके बारे में बताते हैं।
तो खूब सारी कविता लिख गए, माँ के जैसी चाची, माँ के जैसी दादी, है ना। खूब डांट पड़ी थी हमको, है ना। माँ के जैसी क्या होती है? माँ को बोल रहा हूँ ना, माँ को केंद्र में रखो। जिस दिन माँ समझ में आ जाएगी, माँ जैसी भी समझ में आ जाएगी। और उस दिन हमको समझ आया कि हम लोग जंप कितना जल्दी करते हैं। मतलब माँ को समझाए नहीं और माँ के जैसी को फटाफट फटाफट जोड़ दिए। तो उस दिन उन्होंने जिस तरह से बोला, बेटा मैं जो बोल रहा हूँ ना, माँ को केंद्र में रखो। बच्चे के चित्रण में उसकी माँ आनी चाहिए उस समय, है ना। वैसे ही पिता को केंद्र में रखना, उसके भाई को केंद्र में रखना। अगर वो अपने भाई को नहीं समझेगा तो भाई जैसे को भी नहीं समझ सकता, है ना। तो आज के समय में हम जो चारों तरफ देख रहे हैं कि माँ को छोड़कर, पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर बहुत लोग हमारे अपने बन गए हैं, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पकड़ में आई कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है बच्चे को, अगर हमको परिवार मानव बनाना है तो, है ना। तो ये बात का कि क्रिया पर ध्यान दिलाने की बात। तो कल जो मेरी चीज़ छूटी थी, वो चार्ट बने हुए हैं हमारे, कई हैं यहाँ पर, अपन बांट भी सकते हैं अगर आप लोग को देखना हो तो। कल दो चीज़ पर बात हुई थी। ये हमारा वो पाठ्यक्रम है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक से अलग है ना। एक तो बुक है हमारी 1 से 5वीं तक की, और एक ये जो बाबा जी ने बताया था, संबंध की पहचान का क्रम और वस्तु की उपयोगिता सुरक्षा की पहचान। तो आप देखोगे ना तो हमको 2 ही जगह पे काम करना है, ठीक है। पहले मैं संबंध की बता रही हूँ, फिर वस्तु की। वस्तु की उपयोगिता, सदुपयोगिता की यदि हम समझ देते हैं तो मानव जड़ प्रकृति से, है ना, ये तीनों अवस्थाओं के साथ जीना सीखता है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल हमको यहीं से मिलता है। और यदि हम संबंध की पहचान का क्रम बताते हैं तो परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्था को समझता है ना। तो आप लोग को जब भी ऐसा लगे तो हर संबंध का एक क्रम है, उस क्रम से ही शुरू करना। जैसे अगर आप क्लास 1 भी लेते हो तो क्लास 1 में भी बच्चों के साथ माँ से ही शुरू करना। ऐसे नहीं कि क्लास 1 में तो भाई बहन संबंध बताना है, लेकिन जब भी हम शुरू करेंगे माँ संबंध से शुरू करेंगे ना। माँ, पिता, भाई बहन, गुरु, और फिर आगे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बस बता देती हूँ, है ना। तो माँ को पोषण के अर्थ में हमको चिन्हित करना है बच्चे के अंदर, है ना। क्योंकि जैसा मैं बोली कारण, तो व्यवस्था में माँ के जो होने का कारण है वो पोषण के अर्थ में है ना। अगर पोषण नहीं होता शरीर का तो हम जिंदा ही नहीं होते, तो हम आगे समझदार कैसे होते। तो माँ व्यवस्था के अर्थ में, पोषण के अर्थ में है ना। तो बच्चे के अंदर इस बात को स्थापित करना कि शरीर का पोषण। और अगर आप थोड़ा अध्ययन कर लेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि मानव संचेतनावादी में लिखा है कि माँ का जो दायित्व है ना, वो सिर्फ शरीर का पोषण नहीं है ना। शरीर का पोषण, भाषा का पोषण, विचारों का पोषण, संबंधों का पोषण और संस्कृति का पोषण, इतनी जिम्मेदारी है एक माँ की। तो हम सब भी एक माँ के जैसे ही अभिभावक विद्यालय में या अपने नवदीप विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी के साथ हमको वहाँ खड़े रहना है ना। कि संस्कृति का मतलब ये कि संस्कार से संस्कृति बनेगी, है ना। तो एक बड़े काम के लिए हमको एक शुरुआती काम को उतनी ही समझदारी से करने की बात है ना। तो ये छोटे छोटे गीत, कहानी या संवाद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हम लोग देखे हैं, है ना। गीत बच्चे को अच्छी भाषा आ जाती है, पर संवाद से जो बच्चे समझते हैं ना, बहुत बहुत ही सुंदर चीज़ है। तो यहाँ पर एक सार्थक संवाद की बुक भी, जो हम लोगों ने क्लास में जितनी भी बात की थी वो लिखी हुई है। यदि आप लोग वो बुक भी ले सकते हो, उसके बाद आप लोग को खुद को आइडिया आ ही जाएगा। अब PP1 में हम जाएंगे ना तो माँ को नहीं छोड़ना है ना, लेकिन पिता प्रधान संवाद रहेगा, ठीक है। कि माँ आपको खाना खिलाती है, पिता श्रम करते हैं, तभी तो खाना आता है ना। आपके कपड़े कैसे आ रहे हैं, आपकी जो बैग है वो सब कैसे आ रहा है। तो उसके बाद आपको अपने आप, अगर एक बार आपका ध्यान जाएगा तो आपको अपने आप उस बच्चे को देखकर, उसकी वस्तु को देखकर, उसके वातावरण को देखकर अपने आप संवाद आपको अपने मन से ध्यान में आएंगे, है ना। अब PP2 में माता पिता के साथ भाई बहन संबंध को साल भर तक
बच्चे को भाई बहन के साथ जोड़ना है ना, कि भाई आप भाई बहन के साथ खेल के खुश होते हो कि खिलौने से खुश होते हो। तो धीरे धीरे बच्चों को समझ में आ जाता है कि हमको भाई बहन के साथ, और उसमें भी बहुत संवाद होते हैं, है ना। मतलब इसके लिए सार्थक संवाद की भी ऑनलाइन क्लास होती है, आप लोग वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी होती है ना, कि भाई हर संबंध में हम संवाद क्या करें। तो इस पे बात है। क्लास 1 में साल भर तक अध्ययन कराने के अर्थ में मतलब गुरु संबंध की पहचान। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे अध्यापिका जी की अच्छी बात है ना, देखो वो अध्यापिका जी आपको ये सिखा रही है ना, वो अध्यापिका जी ये करा रही है ना। जैसे भाई वो अध्यापिका जी की तबीयत ठीक नहीं थी, पर उनको लगा नहीं मेरे को तो बच्चे का ये काम पूरा करना है, तो भी वो आए। तो ऐसे करके उनको अध्यापिका जी की अच्छी बात से जोड़ते हैं कि वो उनके लिए क्या क्या कर रही है ना, किन परिस्थितियों में, पारिवारिक कैसी वो है, उसमें भी आपको कैसे उन्होंने केंद्र में रखा है। तो ये संवाद तो उस पर पूरा गुरु संबंध की पहचान। क्लास 2 में कुटुंब है ना, कई बार आप आज के समय में शहरी वातावरण में देखेंगे ना, तो बच्चे परिवार बोल के माता पिता को ही ज़्यादा बोल पाते हैं, है ना। दादा दादी नाना नानी उनके चित्रण में ही नहीं आता है कि भाई दादा दादी नाना नानी का भी कोई रोल रहता है उनके उसमें। तो जब भी हम बात करेंगे ना, माता पिता की बात करेंगे। जैसे अपने अन्वेषा बेटा जी थे ना, उनकी मम्मा भी जॉब करती थी, पापा भी जॉब करते थे, है ना, पर वो सुबह मम्मा जो करती है वो ही बता पाती थी, है ना। तो अब हम पता किए कि दिन भर किसके पास रहती है, तब पता चला वो दादी के पास रहती है। हालांकि दादी उनके घर में नहीं रहती थी, वो दूसरे बड़े पापा के घर में रहती थी। तो वो बोलती थी नहीं, फिर मैं दादी के पास चली जाती हूँ, वो मेरे को दूध देते हैं, फिर मैं नृत्य करने जाती हूँ। तो उनका ध्यान दिला पाए कि बेटा जी आपको दूध कौन देता है ना। आप नृत्य में जाते हो तो कौन फोन करके पूछता है देर कैसे हुई, है ना, कब आ रहे हो। तब बच्चों का ध्यान। तो क्लास 2 में दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची, है ना, ये जो संबंध है, तो कुटुंब से जोड़ने का काम क्लास 2 में अपन करते हैं। क्लास 3 में ये सारी चीज़ों को बना के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब आपके संवाद में क्या होगा, माँ तो बनी ही रहेगी, पिता बने रहेंगे, भाई बहन बने रहेंगे, टीचर बनी रहेंगी, कुटुंब बना रहेगा। अब हमको आपकी मम्मा जो आपको कपड़ा पहनाती है, खाना खिलाती है, पापा जी इतने श्रम से लेके आते हैं, है ना, इसको समाज का कोई परिवार उगा रहा है। अब हम बच्चे को वो दृष्टि देते हैं कि चलो जो उगा रहे हैं उन परिवारों को देखो। आपका घर बनाने वाले कोई परिवार है, आपका कपड़ा बनाने वाला कोई परिवार है ना। तो बस रोटी कपड़ा मकान। प्राथमिक विद्यालय में ये 3 चीज को फोकस करना है जो उनकी बेसिक नीड है ना, कि इन सब को बनाने वाले कोई परिवार है, तो समाज से जोड़ते हैं। और उसके बाद कि ये सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो धरती से फिर उनको जोड़ते हैं क्लास 4-5 में। तो 5 में आते आते माँ से लेकर धरती तक के संवाद होते हैं फिर, है ना। और बुक्स में बहुत सारे पार्ट वो हैं। तो ऐसे करके ना 5वीं तक संबंध की पहचान एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। आप अगर अभी देखोगे ना तो संबंध की पहचान ही नहीं है, इसीलिए निर्वाह नहीं है ना। तो संबंध की पहचान कोई बड़ी बात है। तो संबंध की पहचान रूप और आकार और पद के आधार पे नहीं होगी, है ना। वो व्यवस्था के अर्थ में हर संबंध क्यों है, उसका कारण क्या है ना। ये जब तक हम बच्चों में इंगित नहीं करेंगे कि कोई अगर उगाएगा ही नहीं, तो आपके पापा जी के पास कितने भी पैसे होंगे, तो क्या पैसे से आप खाओगे, पैसा खाओगे आप, है ना। मतलब बच्चे के अंदर ये दिखा देना कि कोई उगाएगा ही नहीं तो आप खाओगे कैसे, मामा बनाएगी कैसे, है ना। तो उनके अंदर ये कि अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास ये चीज़ कैसे आएगी। ये बहुत ज़रूरी भाग है कि प्रयोजन को हम स्पष्ट कर पाए। तो ये हमारा 5वीं तक का संबंध की पहचान का क्रम है ना। अगर इतना काम हम किसी भी, अगर आप 6 to 10 को पढ़ा रहे हो तो भी मेरे को लगता है कि एजुकेशन का नींव अगर डलेगा तो इन्हीं चीज़ों से डलेगा, है ना। चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो, है ना। जब भी हम चेतना विकास की बात करेंगे तो ये क्रम सबसे पहले स्थापित करना जरूरी है। अगर हम ये संबंध को नहीं बता पाए तो निर्वाह जो पेट के लिए जो काम हो रहा है ना,
तो जब भी व्यवसाय का चयन होगा उसमें परिवार, समाज, धरती, इन तीनों का नुकसान वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि संबंध की पहचान हो गई है। तो संबंध की पहचान कोई बड़ी बात है ना। निर्वाह के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमको ना निर्वाह सिखाते हैं हम बच्चे को, ऐसा करो ऐसा करो, निर्वाह नहीं सिखाने की ज़रूरत है। आप अपने आप में भी जांच के देखो कि कोई भी जो आपके लिए अच्छा कर रहा है ये आपको दिखता है, तो आपकी भाषा, भाव, भंगिमा नियंत्रित रहती है वहाँ। आप उनके साथ कभी भी आवेशित नहीं होते हो, आप कभी भी उनका नुकसान नहीं कर पाते हो। अभी भी ऐसा ही है, मानव जाति आज भी ऐसी ही है ना। तो हमको हर बच्चे के अंदर वो डालना है। तो ये संबंध की पहचान है। उतना ही महत्वपूर्ण बाबा जी ने वस्तु की उपयोगिता, सदुपयोगिता को भी रखा है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ना संबंध को अधिमूल्यन कर लेते हैं, वस्तु का अवमूल्यन कर लेते हैं ना। तो उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे को अब अभ्यास कराना होगा इन चीज़ों का, कि जैसे छोटा बच्चा है तो खाली जूते चप्पल की सुरक्षा रख कर पाए वो, तो प्रतिदिन अध्यापिका जी जूते चप्पल की सुरक्षा करेगी अपनी, तो बच्चे भी करेंगे। फिर उनके साथ धीरे धीरे बच्चे की जो भी बैग बॉटल है ना, बच्चे जब विद्यालय आते हैं ना तो उनकी सबसे प्रिय चीज़ होती है उनकी बैग बॉटल, टिफिन, है ना। मतलब खाना खाने के बाद हम लोग देखते हैं बच्चों को, अगर उनकी एक भी चीज़ नहीं मिलती है ना, पूरे कैंपस में घूमते रहते हैं, मेरी बॉटल का ढक्कन नहीं मिल रहा है, मेरा टिफिन नहीं मिल रहा है ना। मतलब इतनी वो सुरक्षा करना चाहते हैं। जो हम बोले ना सही कार्य व्यवहार के इच्छुक है वो, तो आप ध्यान दोगे ना तो एक्चुअल में वो लोग अपनी चीज़ों की सुरक्षा करना चाहते हैं। हम क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा जी हम कल भेज देंगे, ठीक है बेटा जी बाद में मिल जाएगा, पर नहीं, उनको वो चीज़ ढूंढ के दो, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं सुरक्षा करूं, है ना। तो उसकी सुरक्षा की बात। और PP2 में जो खिलौने हैं जो इससे वो खेल रहे हैं, है ना, उसकी सुरक्षा, तो इस पर काम करना है। और बैग के भीतर की सामग्री में जैसे उनके नैपकिन होते हैं, है ना, ज़्यादा बुक्स तो होती नहीं है, तो जितनी भी चीज़ होती है उसकी सुरक्षा हर दिन ध्यान दिलाना। क्लास 1 में ये आप लोग देखेंगे कि बाबा जी का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उसमें भी साल भर का मूल्यांकन है। ये कई बार हम लोग ना आचरण का मूल्यांकन करने लगते हैं, तो ये बात बहुत क्लियर रहे कि आचरण का मूल्यांकन 20 साल बाद होगा, है ना। आचरण का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते कि ये बच्चा अभी तक तो मारता था, अब इसको नहीं मारना चाहिए, है ना। अभी तक ये ऐसी भाषा बोलता था, अब इसको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अभी तक तो ये लिख सकता था, अब नहीं लिख, ये मूल्यांकन नहीं होगा बच्चों का, है ना। बच्चों का अपन जो सिखाएंगे कि शिक्षा सामग्री की सुरक्षा, ना, कॉपी, पुस्तक, तो इस पर जब संवाद होंगे ना तो आप नेचुरली उनको प्रकृति से जोड़ देते हो। जब आप कॉपी की बात करते हो, जब आप उसकी पुस्तक की बात करते हो, तो आप बता ही पाते हो कि वो सब बनता कैसे है ना, और इसका उपयोग क्या है। तो आप नेचुरली उनको वहाँ से जोड़ ही रहे हो नेचर से। तो शिक्षा सामग्री की सुरक्षा की 1 साल तक बच्चों से हर अध्यापिका जी, है ना, जैसे अगर मेरी क्लास है तो आप कैसे निकालोगे बेटा जी, और चलो हम ऐसे डालेंगे। और फिर जैसे ही मेरी क्लास हुई, देखो अभी शीला अध्यापिका जी आने वाले हैं ना, तो अब हम ये डाल देंगे और EVS को बाहर निकाल लेंगे। तो हर अध्यापिका जी ये बात का ध्यान रखती हैं कि कैसे निकालना, कैसे डालना, कैसे संभालना, है ना। और कई बच्चे शहरों में ऐसा होता है कि 8-8 पेंसिल लेके आ जाते हैं, है ना, कभी 4-4 पेंसिल लेके आ जाएंगे, 3-3 शॉर्पनर लेके आ जाएंगे, है ना, क्योंकि डिज़ाइन के गिफ्ट मिले रहते हैं और सब। तो उस पर भी संवाद होता है कि हमारी आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, बस थोड़ा अधिक। अगर आपको 2 पेंसिल की ज़रूरत है तो 3 पेंसिल लेके आओ, है ना। और वो भी क्यों लेके आओ, ताकि हम शेयर कर सकें। तो ये भी संवाद बच्चों के साथ होता है कि हमारी आवश्यकता कितनी है और उससे अधिक कितना होता है और उसका पर्पस क्या है, ठीक है, ये भी संवाद होता है। और क्लास 2 में ये मतलब ये बाबा जी की जो ये बात थी, ये हम लोगों के लिए भी बहुत ये था कि 1-1 साल तक इतनी छोटी छोटी बात। पर मैं आप लोग को बताऊं, दिल्ली अंबेडकर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे यहाँ पर कि आप लोग क्या करा रहे हो, है ना। तो हम लोग खाली ये क्रम बताए थे उनको और बुक्स बताए थे, तो उन्होंने बुक से ज़्यादा इस बात को महत्व दिया कि ये जो तरीका है ना, हर दिन साल भर वस्तु और संबंध की पहचान बताने का, तो अगर इतना बच्चों में अभ्यास हो जाएगा तो
ये जो धरती को बचाना, पानी को बचाना, है ना, मतलब बच्चों में अगर ये समझ आ जाएगी तो हम बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग बंद कर देंगे। तो बहुत अप्रिशिएट किए थे इस बात को। तो क्लास 2 में जिस टेबल पे वो बैठते हैं बस उस टेबल की सुरक्षा आपको करनी है। कॉपी पुस्तक और टेबल, 2 बच्चे बैठे हैं। अब वहाँ से शुरू होता है सभा विधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि बेटा जी अगर आप 2 भाई जी बहन जी बैठे हो ना, तो दोनों भाई जी बहन जी मिल के तय करो कि टेबल को कौन कब साफ करेगा। आज मैं कर रहा हूँ तो कल आप करना। ये जो सभा विधि है इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था, है ना, कि वहाँ से शुरू होता है मिलकर तय करना, है ना। आप लोग मिल के तय करो कि दोनों में से कौन टेबल साफ करेगा, एक वीक साफ करेगा, और ऐसे। उसके बाद क्लास 3 में आता है क्लास को सही रखना। अब इसमें पूरी कक्षा मिल के तय करेगी कि कौन बोर्ड साफ करेगा, कौन अध्यापिका जी की टेबल चेयर ठीक करेगा, कौन अपने टेबल चेयर को साफ करेगा। अब वहाँ टीम बनती है ना, कि 2 दिन आप बोर्ड साफ करोगे, 2 दिन आप करोगे। अब यहाँ पर सब मिलकर तय करते हैं और इस तरह से अभ्यास ही हो रहा है। अभी वो काम पूरा हो गया ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे, पर इस बात पर काम हो रहा है ना, कि मिलकर तय करें, व्यक्तिगत निर्णय ना हो। तो जैसा कक्षा सभा में भी मैं ये बात बताई थी कि बच्चे लोग को ये भी बताया जाता है कि यदि आपको ठंडी लग रही है ना, और आपको पंखा बंद करना है, तो आप पहले अपने भाई जी बहन जी से पूछोगे कि भाई जी बहन जी मेरे को ठंडी लग रही है, क्या मैं पंखा बंद करूं? तो एक दूसरी बच्ची है जिसको गर्मी लगती है ना, तो वो अगर बोलेगी कि भाई जी स्लो कर दो, तो हम स्लो कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। तो पंखा भी अगर बंद करना है, चालू करना है, तो बात करके करेंगे, पूछ के करेंगे। तो सहमति असहमति का अभ्यास, व्यक्तिगत जो एक व्यक्तित्व है ना, उसका विलय होता है यहाँ पर क्लास 2, 3, 4, 5 में जो काम है। और फिर विद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी बच्चों की रहती है, बड़े बच्चों की, कि जब आप विद्यालय से जाओ तो पूरे कैंपस में आपकी नज़र होनी चाहिए, है ना। छोटे बच्चे बॉल छोड़ देते हैं, बैडमिंटन छोड़ देते हैं, है ना, किसी की कोई चीज़ छूट जाती है, तो वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, तो क्लास 5 तक के बच्चों को पूरे कैंपस की जिम्मेदारी के योग्य बनाने का काम, है ना। तो ये अगर 2 चीज़ है, जो संबंध की पहचान का क्रम, वस्तु की उपयोगिता सदुपयोगिता, ये भी अगर हम बच्चों में डाल पाते हैं, है ना, तो प्रवृत्ति परिमार्जन होगा। आचरण की बात नहीं हो रही है यहाँ, है ना, लेकिन प्रवृत्ति परिमार्जन आचरण के लिए पात्रता का काम करता है ना। अब वो धीरे से आचरण की तरफ जाना ही चाहेगा, उसकी जिज्ञासा पैदा होगी, है ना, क्योंकि जब हम अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा काम करते हैं तो हमारी पात्रता तैयार होती है। तो मेरे को लगता है हम अगर पात्र भी बना देते हैं तो प्राइमरी 8वीं तक में ये शिक्षा हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इतनी बात मेरी कल छूट गई थी, तो आज मैं पूरा करके, है ना, इसमें बहुत कुछ जो भी आप लोग को जानना होगा, जो भी सार्थक संवाद की बुक है ना, इस पर और जितनी भी बात है आप लोग हमारे से कर ही सकते हो, ठीक है ना। कल हमारे पास टाइम है, कल आराम से आप लोग हमारा सारा मटेरियल भी देख लेना, है ना, और सभी अध्यापिका जी लोग से मिल लेना। और कल स्कूल भी है तो बच्चे भी रहेंगे, ठीक है। तो खूब बढ़िया, नमस्ते गो, है ना।